नमस्कार दोस्तों, बैंकों क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हिंदी की जो श्रृंखला है वो हम क्रमवत रखे हुए हैं। तो जो आपके बैंक की कंपटीशन में जिस तरीके से हमने परिच्छेद से चीज़ों को समझा है, अभी तक हमने यहाँ शब्द शुद्धि को पढ़ा, वाक्य शुद्धि को पढ़ा, युग्म शब्दों को पढ़ा, एकार्थक शब्दों को पढ़ लिया। आज की जो कक्षा है वो अपनी कक्षा लोकोक्ति और मुहावरे को लेकर है। आपके परिच्छेद में से इसमें से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें हर बिंदु को पढ़ना है, हर बिंदु को एनालिसिस करना है, क्योंकि कंपटीशन में तो हर एक जो प्रश्न है वो काफ़ी मायने करने वाला है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ों का विश्लेषण देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से लोकोक्ति कौन सा है और मुहावरा कौन सा है। अब रटने की बात आती है, याद करने की बात आती है, तो सब उसमें आगे रहते हैं, 30 मार्क रहते हैं। लेकिन जब स्थिति आ जाती है कि इसमें से लोकोक्ति कौन सी है और इसमें मुहावरा कौन सा है, तो जमीन हिलने से लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ अपनी बैंकों क्लासेस के माध्यम से डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके आधार पे हम ये देखते हैं कि ये फला वाक्य है वो लोकोक्ति में है, तो फला वाक्य है वो मुहावरे में है। देखिए, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज का वो दो चीज़ों को लेकर है। एक तो लोकोक्ति, लोकोक्ति, दूसरा है मुहावरा। ये दो पॉइंट यहां पर है। लोकोक्ति शब्द कैसे बनता है? देखिए, ये जो शब्द बना है लोक प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है साथियों कथन, और लोक यानी लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा जो कही हुई बातें थी पूर्व में और वो लोगों के द्वारा वर्तमान में भी अपनाई जाने लगी, उनको स्वीकार कर लिया गया व्यवहारिक जीवन में, उसे ही हमने कह दिया लोकोक्ति। लेकिन मुहावरा जो शब्द है वो ये मूलतः तो हम अरबी फारसी का शब्द मानेंगे। हिंदी में इस शब्द का कोई स्थान नहीं है, लेकिन हिंदी पर सभी भाषाओं का प्रभाव है, इसलिए मुहावरा भी अरबी फारसी की देन के तहत यहां पे आया। मुहावरा जो शब्द होता है ये हम ये कहेंगे, ये व्यंजना शब्द शक्ति को न सूचित करते हुए, लक्षणा शब्द शक्ति है उसको सूचित न करते हुए, तो हम यहां पर ये कह देंगे अभिधा शब्द शक्ति को बारे में तो बताता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी जो व्यंजन शब्द से, या ये कह दूं व्यंग्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख लीजिए, जितने भी मुहावरे शब्द हैं वो किसी न किसी प्रकार से व्यंग्य के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होगा कि हम यहां पर कैसे माने कि इस जगह पर इन दोनों में अंतर कैसे किया जाए? तो देखिए, सीधा सा सरल पद्धति है। यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सा फला वाक्य लोकोक्ति है या मुहावरा है, तो लोकोक्ति हमेशा लोगों की उक्ति के लिए प्रयोग में की जाएगी, लोगों के कथन के बारे में। यह है वो अपना सीधा साधा अर्थ देगी, सीधा साधा अर्थ देगी, यानी इसको आप आराम से पढ़कर अर्थ लगा सकते हो। तो साथ ही साथ इसमें जो शक्ति दिखने को मिलेगी वो अभिधा शक्ति मिलेगी, अभिधा शब्द शक्ति देखने को मिलेगी। तो यहां पर अभिधा शब्द शक्ति में हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए कि साधारण सा अर्थ निकलता है। लेकिन यदि हम मुहावरों की बात करते हैं तो मुहावरे हमेशा व्यंजना शब्द शक्ति में आएंगे। पहले तो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, पहली शर्त है। दूसरा, ये जो मुहावरे हैं वो शरीर के अंगों पर, या हम कहते हैं यहां पर पशु पक्षियों के नाम पर केंद्रित होंगे। साथ ही साथ कहते हैं हम यहां पर ये अपना अर्थ कठिनता में लिए हुए रहेंगे, यानी इनका अर्थ है वो साधारण सा नहीं रहेगा, कठिन अर्थ रहेगा। तो ऐसे में आप समझ जाइएगा, जहां आपको वाक्यांश है या वाक्य है वो इनमें से जुड़ता हुआ दिखाई देता है तो तुरंत समझ जाइएगा मुहावरा है, अन्यथा सरल रूप में देता है अर्थ तो लोकोक्ति माना जाएगा। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक कथन लिख दिया,
आ बैल मुझे मार। अब हमें यह निर्णय करना है ये लोकोक्ति है मुहावरा। तो एक सरल और कर देता हूं इसमें। देखिए हमेशा मुहावरे के अंत में ये जो मुहावरे होते हैं, इस मुहावरे के अंत में ना शब्द जुड़ा हुआ रहता है। यह ध्यान में रखना, ना शब्द जुड़ा हुआ रहेगा सामान्य तौर पर, जबकि लोकोक्ति में ना वर्ण कहीं पर भी नहीं जुड़ा हुआ रहता है, ना शब्द का प्रयोग नहीं होता है। बाकी तीन चीजें तो मायने करेगी, लेकिन यह मेन आपके सामने रहेगा। देखिए यहां पर आपको कहीं पर भी वर्ण के अंत में ना शब्द नहीं दे रहा, तो हम कह देंगे ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, लोकोक्ति। लेकिन इसी को मैं ऐसे लिख दूं, ईद का चांद होना, तो देखिए लास्ट में आपको ना वर्ण मिल रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, मुहावरा। अब इसका आ बैल, इसको हम देखते हैं, तो आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, तो यहां पर आ जो शब्द है बैल मुझे मार, यानी बैल को बुलाया गया और उसे मारने के, तो साधारण सा अर्थ ले लिया जाता है कि जानबूझ के मुसीबत मोल लेना। लेकिन ईद का चांद होना, अब इसको सामान्य तौर पर नहीं, जब तक इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक इसके व्यंग्य को नहीं समझेंगे, तब तक ये अर्थ नहीं देगा। यानी ईद जो साल में एक बार आती है और उसका चांद दिखाई देना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो अतः यह हमारे लिए मुहावरा बनता है, ये हमारे लिए लोकोक्ति बनती है। तो यह तो एक पद्धति है लोकोक्ति और मुहावरे को हल करने की, कि इस तरीके से हमें इनके आधार पर समझना है। तो ये नियम काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए, समझे आप। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में ये आपको एक कैलकुलेशन मिल जाएगा इसमें लोकोक्ति और मुहावरे की विभिन्नता रखने के लिए। देखिए अब यहां पर हम कुछ लोकोक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि अधिकांश आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाएगी बैंकों क्लासेस के द्वारा, लेकिन कुछ जो लोकोक्तियां जो हमें पढ़ना जरूरी है, जिनके आधार पे हम पढ़ लें, उनको समझ लें, वो भी हमारे लिए एक आसानी से समझने का कार्य करती हैं। तो वो लोकोक्तियां देख लेते हैं हम। देखिए यहां पर पहली लोकोक्ति आती है, अक्ल बड़ी या भैंस। पहले लोकोक्तियों को लिख लेते हैं, उसके बाद में आंसर करेंगे। अटका बनिया देई उधार। अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधे की लकड़ी आंख का अंधा गांठ का पूरा। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी।
छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो ये लोकोक्तियों का समावेश आपके सामने है। इसी क्रम को आगे ले लेते हैं थोड़ा सा। खरी मजूरी, चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम। घर की मुर्गी, दाल बराबर। घर खीर तो बाहर खीर। घर का भेदी, लंका ढाई। खोदा पहाड़, निकली चूहिया। खुदा गंजे को, नाखून नहीं देता है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर किसी भी लोकोक्ति में ना वर्ण कहीं पर भी नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकोक्ति जो मूल पहचान है वो अपने आप में ना वर्ण से परे है, और जो मुहावरा है उसके अंत में ना वर्ण है वो सत्यता के रूप में देखने को मिलता ही मिलता है। इसलिए आपके सामने जो मैंने पूर्ववत जो नियम बताए हैं वो पूरी तरीके से यहां पर लागू हो रहे हैं। अब देखिए लोकोक्तियों में इनका अर्थ किस तरीके से देखना है। अकल बड़ी या भैंस, तो यहां पर हम इसका जो अर्थ लेते हैं कि थोड़ा सा यदि हम बल लगाते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है। तो इसमें हम कह देंगे कि दिखावे की जो दुनिया है उसके लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। अटका बनिया दे उधार, तो अटका जो बनिया यानी मजबूर आदमी वो हमेशा न चाहते हुए भी वो काम करता है जो हम चाहते हैं। यानी मजबूर आदमी या मजबूर व्यक्ति अनिच्छा का कार्य करता है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी कार्य और कर रहा है और उसका उपभोग कोई दूसरा कर रहा है। यानी हम यहां पर इसका अर्थ लेते हैं दूसरों की चीज का या मूर्ख व्यक्ति की चीजों का उपभोग दूसरे व्यक्ति करते हैं। तो इसका अर्थ निकल जाएगा मूर्ख व्यक्ति की वस्तुओं का उपभोग अन्य लोग करते हैं। अंधे की लकड़ी, इसको हम जानते हैं एक छोटे से शब्द में जोड़ देते हैं, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अंधे व्यक्ति को जितना सहारा लकड़ी दे सकती है
उतना सहारा अन्य कोई वस्तु नहीं। इसलिए ये लोकोक्ति बनी, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा। आंख का अंधा जिसको सब कुछ होते हुए भी दिखाई नहीं देता हो, यानी मूर्ख व्यक्ति, लेकिन गांठ का पूरा यानी संपन्न। तो इसका अर्थ निकलेगा मूर्ख परंतु संपन्न। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न तो नो मन तेल होना चाहिए और न राधा नाचेगी, नहीं राधा के लिए शर्त है। तो हम इसको एक छोटे से शब्द में जोड़ देते हैं, बेमेल शर्त। बेमेल शर्त रखना। बात, जब कोई बात के सामने या बात के मध्य कोई शर्त रखी जाती है तो ऐसी शर्त रख देना जो पूरी तरीके से उस बात को होने ही न दे। तो हम कहेंगे ये तो वो बात हो गई, न तो नो मन तेल होगा और न राधा राचेगी। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर जिसके सिर में चमेली का तेल यानी अयोग्य, छछूंदर से तात्पर्य अयोग्य व्यक्ति। अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु, चमेली का तेल यानी कीमती वस्तु दे देना। तो इसका अर्थ निकल जाएगा अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु प्रदान हो जाना। तो कहेंगे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। तेली शब्द से यहां तात्पर्य है निम्न दर्जे का इंसान। तो राजा भोज का तात्पर्य यहां पर है उच्च श्रेणी का इंसान। यानी जब दो व्यक्तियों में तुलनात्मक स्थिति को रखा जाता है तो यह लोकोक्ति चरितार्थ होती है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। यानी अपने आप में स्टेटस, औहदा या पद का कंपैरिजन करने के लिए यह लोकोक्ति बनती है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी गंगादास अपने स्थान पे पहुंचे, जमुनादास अपने स्थान पे पहुंचे। तो एक छोटी सी बात आती है अवसरवादी होना। जिसको जैसा अवसर मिला उसने उसको वैसा ही उपभोग किया। यदि हम देश की बात करें, देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जिस नेता को जिस तरीके की स्थिति मिली उसने वैसा ही अपने इस देश के साथ व्यवहार किया। तो हम कहेंगे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। खरी मजूरी चोखा काम। तो यहां पर हम कहेंगे खरी मजूरी यानी किसी व्यक्ति का मेहनताना यदि उसको समय पे दे दिया जाए तो वो मन लगाकर उस कार्य को संपन्नता देता है। तो हम कहेंगे कि मन के द्वारा या मन के मुताबिक काम को करना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर यानी जिस तरीके से जब घर में यह व्यवस्था नहीं हो सब्जी वगैरह की तो हम दाल को एक ऑप्शन में लेते हैं, उसी तरीके से घर की मुर्गी रहती है तो कभी भी उसको काम में लिया जा सकता है। तो मतलब यह कह देंगे कि घर में कोई वस्तु है तो उसका उतना महत्व नहीं है जितना उसका अभाव हमें महत्व बताता है। आगे चलते हैं। घर खीर तो बाहर खीर यानी घर में संपन्नता है, खीर से मतलब है संपन्नता, वैभव से। यदि घर में वैभव है तो बाहर भी आपका वैभव है। लेकिन घर में आपको वैभव नहीं दिख रहा है, आपके खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो आप भले ही बाहर कितना ही दिखावा कर दीजिए, वो आपकी संपन्नता सभी के जगजाहिर रहेगी। इसलिए घर खीर तो बाहर खीर। घर का भेदी लंका ढाए यानी घर का जो भेदी, घर का जो व्यक्ति उसको कई राज पता है। ये एक रामायण के परिप्रेक्ष्य में ली गई है, जैसे विभीषण वगैरह के लिए चरितार्थ होती है कि घर का कोई व्यक्ति जिसको सारे राज पता हैं तो वह निश्चित रूप से घर की जो बुनियाद है, घर के जो राज है वो बाहर की तरफ कर देगा। तो उसे हम कह देंगे घर का भेदी लंका ढाए। खोदा पहाड़ निकली चुईया। खोदना पहाड़ यानी अत्यधिक मेहनत हुई और निकली क्या, चुईया यानी परिश्रम बहुत ज्यादा किया लेकिन परिणाम न के बराबर मिला, तुच्छ मिला। तो यह लोकोक्ति चरितार्थ होती है खोदा पहाड़ निकली चुईया। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता है। देखिए पहले तो यह बात है कि गंजे के लिए नाखून कोई मायने नहीं करता है, इसलिए बात यह लागू हो जाती है कि गंजा यानी अयोग्य व्यक्ति, नाखून यानी कोई योग्य या मूल्यवान वस्तु। अयोग्य व्यक्ति को कभी भी ईश्वर के द्वारा मूल्यवान वस्तुएं नहीं दी जा सकती है। यह हम व्यवहारिक रूप में भी देखते हैं, हर व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होती है। वही लोग नेतृत्व कर सकते हैं जिनमें यह क्वालिटी है, यह योग्यता है। इसलिए हम कह देंगे अयोग्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु नहीं दी जा सकती है।
या उसके गुणों के विपरीत कार्य नहीं दिया जा सकता है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। करेला भी खाने में कड़वा रहता है, नीम भी अपने आप में स्वाद में कड़वा होता है। इसलिए कह दिया जाता है कि एक तो दोष था ही, दूसरा और दोष आ गया, तो हम कहेंगे दोहरा दोषारोपण या दोहरा दोष आना। तो हम कहेंगे एक तो उस व्यक्ति में वो करेला है और दूसरा नीम चढ़ा भी हो गया। तो ये साथियों आपके सामने लोकोक्ति का एक स्तर मैंने रखा है। बाकी की जो चीजें हैं वो आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाएंगी। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में रहा होगा। अभी तक के लिए इतना ही, आगे की कक्षा में विचार करेंगे।